हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका K2Z में। और जिनका कल एग्ज़ाम साइंस का होना है सेकंड सीटिंग में, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी का भी कुछ ज़रूरी क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप देखते हो तो पूरा देखिए, और देखते अच्छा लगता है तो लाइक करिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइब होने जा रहा है। और उसके बाद विक्रम सर आपको लाइव भी मिलेंगे। 1000 होने के बाद तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाना है। तो ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहा जाता है। तो आप लिखिएगा कि जीन को आनुवांशिक इकाइयाँ कहा जाता है क्योंकि वे आनुवांशिकता की मूलभूत इकाइयाँ हैं जो माता पिता से संतानों तक विशेष लक्षणों के लिए निर्देश या जानकारी पहुंचाते हैं। समझने की बात यह है कि देखिए, जीन को आनुवांशिक इकाई इसलिए कहा जाता है कि देखते होंगे बहुत सारे बच्चे में माता पिता का कुछ विशेष लक्षण देखने के लिए मिलता है, वही जीन होता है। जीन डीएनए के खंड होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड बनाते हैं या अन्य जीनों को नियंत्रित करते हैं तथा जीव की विशेषताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये 2 नंबर में आएगा। इतना अच्छा से आप लिख दीजिएगा तो आराम से आपका काम हो जाएगा। वैसे आप इसको अच्छा से एक बार नोट कर लीजिएगा, इसीलिए हम इसको दोबारा आपको इसे दे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आज आने का चांसेस पूरा है, लेकिन हम इसको अच्छा से बता दे रहे हैं। लॉन्ग में भी आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों को लिखें या उल्लेख करें। इस तरह से रहेगा, तंत्रिका ऊतक के बारे में लिखें। तो आप लिखिएगा तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य। तो सबसे पहले क्या है ना कि तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें से आपको जो आसान आसान लगेगा वो सब याद कर लीजिएगा, और बाकी सबको आपको खाली एक बार सुन लेना है। तो देखिए, तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या क्या है। तो संवेदी इनपुट है, मतलब ये क्या है कि आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। मतलब जो संवेदी इनपुट है ना तंत्रिका तंत्र का, वो क्या करता है कि बाहर और आंतरिक जो भी जानकारी है उसको एकत्रित करता है। एकीकरण, ये संवेदी इनपुट का प्रसारण और व्याख्या करना है। मोटर आउटपुट, प्रतिक्रिया आरंभ करने के लिए मांसपेशी और ग्रंथियों को संकेत प्रेषित करता है। संचार, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तंत्रिका ऊतक का ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा कि संचार करता है। ये क्या करता है तंत्रिका ऊतक, तो पूरे शरीर में संदेश को भेजता है, उसको प्राप्त करता है। और ये भी याद रखिएगा कि नियंत्रण और विनियमन, मतलब शरीर के कार्यों और गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करता है। होम्योस्टेसिस, स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखता है या रखना उसका काम है। मानसिक गतिविधि, जो भी हमारे अंदर विचार, भावना, व्यवहार, इस सब का समर्थन करता है तंत्रिका ऊतक। सूचना का भंडार है, मतलब जितना भी सूचना होता है उसको भंडारण करता है, जानकारी संग्रहित करता है। अगर उतना सारा नहीं कुछ याद रहेगा तो अगर इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर का होगा, तो काम आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से बना होता है। न्यूरॉन्स विशेष कोशिकाएं हैं जो विद्युत संकेतों को संचारित करती है, जबकि न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स का समर्थन और सुरक्षा करती है। साथ में ये कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र का संचार नेटवर्क बनाती है। आगे बढ़िएगा तो उसी चीज़ को हम इस तरह से लिख दिए हैं कि तंत्रिका ऊतक के 3 मुख्य भाग है से बना होता है। तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य है उत्तेजना को प्राप्त करना और आवेग को रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक भेजना। मस्तिष्क तंत्रिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों को प्रतिक्रिया भेजता है। अगर ये भी लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको 2-3 तरीका से बता दिए, इतना करिएगा तो काम हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो बन सकता है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है अगर लिखने के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा कि जीवों का वर्गीकरण कई प्रमुख कारणों से करना जरूरी है, यानी आवश्यक है। पहला, विविधता को समझने के लिए, हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा, आसान पहचान के लिए। व्यवस्थित अध्ययन के लिए, रिश्तों को समझना, भ्रम से बचना, विकास का अध्ययन। और संक्षेप में इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हम शुरू से इसको फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर बड़ा में आएगा तो सबको डिफाइन करिएगा, बड़ा में नहीं आएगा तो खाली पॉइंट लिख दीजिएगा। तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण प्रमुख कारणों से जरूरी है। विविधता को समझना, वर्गीकरण जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने या करके पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता को समझने में मदद करता है। आसान पहचान, अगर हम जीवों को
पहचानना आसानी से चाहते हैं तो हर जीव को एक दूसरे से अलग रखेंगे तो पहचानने में आसान हो जाएगा। व्यवस्थित अध्ययन वर्गीकरण जीवित जीवों के व्यवस्थित अध्ययन को सुविधाजनक बनाता है, जिससे उन पर शोध करना और उन्हें समझना आसान हो जाता है। रिश्तों को समझना यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है, जिससे या जिसमें उनका विकासवादी इतिहास भी शामिल है। भ्रम से बचना यह एक मानक नामकरण प्रणाली स्थापित करके एक ही जीव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से उत्पन्न भ्रम को टालने में मदद करता है। विकास का अध्ययन यह जीवों के सरल से जटिल रूपों तक के विकास को समझने में मदद करता है। अगर संक्षेप में लिखना है तो लिख दीजिएगा कि जीवों का वर्गीकरण जीवन के लिए विविधता को व्यवस्थित करने और समझने, उनके संबंधों का अध्ययन करके और वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी है। इतना लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जो आपको आसान याद रहता है उसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है रोग के बारे में कि रोग क्या है, रोग होता क्यों है, रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप लिखिएगा रोग किसी जीव की समान स्वस्थ अवस्था से कोई विचलन है जो उसके शरीर या मानसिक कार्यों को बाधित करता है। मतलब रोग एक ऐसा चीज़ है जो उसका जो समान अवस्था है जीवन का उसको कहीं ना कहीं बाधक करता है। यह संक्रमण, आनुवांशिक, पर्यावरणीय कारकों और जीवन शैली विकल्पों सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। मतलब रोग जो है संक्रमण से भी हो सकता है, आनुवांशिक दोष से भी हो सकता है, पर्यावरण कारणों से भी हो सकता है। रोगों को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। रोगों को कितना तरीका से हम लोग वर्गीकृत किया जा सकते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए। जैसे पॉइंट में एक होता है संक्रामक रोग, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, जिसमें सर्दी, फ्लू, खांसा, ऐसा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ का कमी से भी रोग हो जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण भी रोग हो जाता है, जैसे विटामिन का कमी हो जाएगा या विटामिन सी का कमी हो जाएगा तो मसूड़ा का रोग, स्कर्वी हो जाएगा। आनुवांशिक रोग भी होता है जीन या गुणसूत्रों में असमानता के कारण, जैसे सिस्टिक और फाइब्रोसिस। मतलब कुछ होता है जो जीन और गुणसूत्रों में कम असमानता पाया जाता है, उसके कारण भी होता है आनुवांशिक रोग। एक शारीरिक रोग भी होता है, शरीर में प्रणालियों की खराबी के परिणाम स्वरूप, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, ये सब हो सकता है। कुछ पुराना रोग भी रहता है, दीर्घकालिक स्थितियाँ जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, जैसे गठिया अस्थमा। एक बार गठिया अस्थमा हो गया तो पूरा लंबा दिन तक चलते रहेगा, इसका इलाज जल्दी नहीं होता है। एक होता है गैर संचारी, एक होता है संचारी रोग। एक होता है छुआछूत से और एक होता है बिना छुआछूत से। तो गैर संचारी जो छुआछूत वाला नहीं है, यह संक्रमण के कारण नहीं होता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे कैंसर, हृदय रोग। ये जिसको भी हो गया तो दूसरा को उसके चलते नहीं फैलता है। लेकिन एक होता है संचारी रोग, जिसको छुएगा दूसरा फैल जाएगा, इसको संक्रामक रोग भी कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, जैसे आप देखे होंगे कोरोना है ना, ये सब एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। एक तरह का वायरस वाला रोग होता है संचारी रोग। तो इस वीडियो को जो भी पूरा देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, जो लाइक नहीं करते वो लाइक करिए, क्योंकि आज शाम में ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव का। निश्चित रूप से हम 50-60 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसी में से आपको 40 क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस रहेगा। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि शाम तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आ सकता है और हो सकता है कि हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन अगर मेरे को लगे जो इंपॉर्टेंट है तो उसका भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, इस वीडियो को समाप्त करते हैं।